Hello students, welcome to PW Nursing वाला. I am your pediatric faculty Dr. आरती. तो लास्ट लेक्चर में हमने न्यूनेटोलॉजी स्टार्ट किया था, तो आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं अर्ली चैप्टर्स ऑफ न्यूनेटोलॉजी, जहाँ पर हम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं कॉमन टर्म्स से रिलेटेड टू द न्यूनेट्स एंड प्लस इन पे क्वेश्चंस भी आते हैं. So we'll start with the introduction of the newborns part 2 where we finished last time. उसके आगे से ही स्टार्ट करते हैं. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस के बारे में, डिसऑर्डर्स ऑफ वेट इन जेस्टेशन, IUGR यानी इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेड बेबीज क्या होते हैं, प्लस हाई रिस्क इन्फेंट्स के बारे में. तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम अपने लेक्चर की स्टार्ट करते हैं न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस से. तो न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? ऐसे रिफ्लेक्सेस जो प्रेजेंट हैं जब बच्चा पैदा हुआ है, लाइक ब्लिंकिंग, कफिंग, ये सारे रिफ्लेक्सेस हैं जो बच्चा पैदा हुआ है प्रेजेंट हैं. कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जो बच्चा पैदा हुआ है प्रेजेंट हैं बट कुछ टाइम बाद चले जाते हैं, जैसे हम आगे बात करेंगे मोरोज रिफ्लेक्स, प्लांटर रिफ्लेक्स. तो जो ये रिफ्लेक्सेस चले जाते हैं और अगर वो नहीं गए सही समय पे तो क्या होता है, तो बच्चे को एबनॉर्मैलिटीज होती हैं. कहाँ की? ब्रेन से रिलेटेड. या तो कोई CNS एबनॉर्मैलिटी है बच्चे को, या फिर बच्चा ड्यूरिंग द बर्थ बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलती, जैसे हम बोलते हैं बर्थ एस्फिक्सिया हुआ है, तो ब्रेन डैमेज हुआ है, उसके कारण भी ये रिफ्लेक्सेस परसिस्ट करते हैं. सेरेब्रल पैल्सी हो जाती है बच्चों को इस ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से, जो उन्हें बर्थ पे ऑक्सीजन नहीं मिलती. तो what are neonatal reflexes? These are the reflexes present at birth. And abnormal persistence of these reflexes. अगर ये अपने टाइम, अभी हम पढ़ेंगे कौन सा कब होता है कब नहीं होता. Abnormal persistence beyond 5 to 6 months, generally most of the reflexes disappear by 3 to 4 months. अगर 5 to 6 months के beyond ये persist करते हैं, abnormal persistence beyond 5 to 6 months, they indicate CNS disorder or these are the early signs of cerebral palsy. जो मैंने अभी बात करी थी, हाइपोक्सिया हो जाता है उसके कारण, early signs of cerebral palsy. अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला रिफ्लेक्स क्या अपीयर होता है बच्चों में. तो सबसे पहला रिफ्लेक्स होता है स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स. व्हाट इज द फर्स्ट न्यूनेटल रिफ्लेक्स? स्वॉलोइंग. ये माँ के पेट में ही पैदा होते, बच्चा जब होता है तभी रिफ्लेक्स ये पैदा हो जाता है. स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स यानी जो भी मुंह में जा रहा है उसे गटकना. स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स. माँ के पेट में क्या जाता है बच्चे के मुंह में? एमनियोटिक फ्लूइड, बाहर आके दूध पीता है. तो स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स, इट इज प्रेजेंट बाय 12 to 13 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. तो 12 to 13 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे आ जाता है स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स. तो द फर्स्ट रिफ्लेक्स टू अपीयर इज स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स. दिस इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट हम आते हैं न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं. तो सबसे पहला न्यूनेटल रिफ्लेक्स जो इंपॉर्टेंट है वो है पामर ग्रास्प. पामर ग्रास्प क्या होता है? जब बच्चे के अल्नर साइड पे हम अपनी हल्की सी उंगली रखेंगे तो बच्चा विल क्लोज द हैंड, अपना हाथ बंद कर लेगा, ग्रास्प कर लेगा हमारी फिंगर को. दिस इज नोन एज पामर ग्रास्प. ये अपना 32 वीक्स तक आ जाता है बच्चे का, प्लस इट डिसअपियर्स बाय 2 to 3 months. बियॉन्ड 3 months अगर ये परसिस्ट करता है, अगेन इट इज इंपॉर्टेंट अर्ली साइन ऑफ सेरेब्रल पैल्सी. नेक्स्ट हम आते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स. रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है? जब बच्चे के होठ के साइड में हम हल्की सी उंगली लगाते हैं, तो जिस साइड हमने उंगली लगाई है बच्चा उसी साइड मुंह घुमाएगा, मुंह खोलेगा एंड ब्रेस्ट मिल्क को सर्च करेगा. सो दिस इज नोन एज रूटिंग रिफ्लेक्स. ये ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स है. अगेन बाय 34 to 36 वीक्स ये मैच्योर हो जाता है. 1 month पे ये लेस प्रोमिनेंट हो जाता है, बट कंप्लीटली डिसअपियर बाय 3 to 4 months. इट कंप्लीटली डिसअपियर्स. नेक्स्ट रिफ्लेक्स जो हम पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स है, मोरोज रिफ्लेक्स, जिसकी डिटेल्स अभी हम देखेंगे.
मोरोज रिफ्लेक्स जनरली बाय 37 वीक्स मेच्योर हो जाता है एंड बाय 4 to 5 months डिसअपियर हो जाता है. कुछ लोग कहते हैं 3 to 4 months में डिसअपियर हो जाता है, बट परसिस्टेंस बियॉन्ड 5 to 6 months इज एबनॉर्मल. इस रिफ्लेक्स की डिटेल्स देख लेते हैं क्या होता है मोरोज रिफ्लेक्स. ये जो पिक्चर बनी हुई है बहुत बारी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस में आ चुकी है कि क्या होता है ये. तो मोरोज रिफ्लेक्स में क्या होता है, जब बच्चा हमारे हाथ में हम ऐसे लेके हल्का सा नीचे करते हैं तो बच्चे की उंगलियां खुल जाती हैं. तो सबसे पहले इसमें आता है ओपनिंग ऑफ फिंगर्स. नेक्स्ट इसमें आता है ओपनिंग ऑफ फिंगर्स के बाद वो हाथ खोल लेता है, एब्डक्शन एंड एक्सटेंशन. देन वो आगे आता है फ्लेक्शन एंड एडक्शन. तो ये सीक्वेंस पूछी गई है. तो सबसे पहले होती है ओपनिंग ऑफ हैंड्स, नेक्स्ट क्या होता है फॉलोड बाय एबडक्शन, पूरे हाथ खुल गए, एंड एक्सटेंशन, एक्सटेंड हो गए पूरे हाथ. उसके बाद क्या होता है फॉलोड बाय एडक्शन, बंद हुए हाथ, एंड फ्लेक्शन. तो कैसे मैं करके दिखाती हूँ आपको. बच्चा ऐसे है, नीचे गया, पाम्स खोले, हाथ खोले और फिर वापस आया. तो इमेज ऐसी भी आई हुई है, इमेज ऐसी भी आई हुई है. आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्स इन द न्यूबॉर्न. अब मोरोज रिफ्लेक्स की इंपॉर्टेंस अगेन, अगर 4 to 5 months में डिसअपियर नहीं किया, इट इंडिकेट्स साइन ऑफ अर्ली साइंस ऑफ सेरेब्रल पैल्सी. दूसरी चीज क्या है, होना चाहिए ये दोनों साइड पे, बट कई बार ये होता है यूनिलेटरल. तो इसकी डिविएशंस देखेंगे. तो सबसे पहला होता है यूनिलेटरल मोरोज रिफ्लेक्स. तो क्यों क्यों होगा यूनिलेटरल मोरोज रिफ्लेक्स. तो जब बच्चे की डिलीवरी हो रही है, डिलीवरी की समय अगर बच्चे को कोई इंजरी हो जाती है एक साइड की, तो यूनिलेटरल मोरोज रिफ्लेक्स मिलेगा. तो वो इंजरी क्या क्या हो सकती है. सबसे पहले वो इंजरी हो सकती है हड्डी से रिलेटेड, फ्रैक्चर हो गया, डिफिकल्ट डिलीवरी थी, अटक गया बेबी, तो फ्रैक्चर. मोस्ट कॉमन बोन कौन सा है, क्लैविकल. क्लैविकुलर फ्रैक्चर्स आर दी मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर्स इन दी न्यूबॉर्न. सेकेंड क्या मिल सकता है, जब सिमिलरली डिफिकल्ट डिलीवरी है, खींच रहे हैं, डिसलोकेशन. डिसलोकेशन, तो मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन कौन सा होता है, प्रॉक्सिमल ह्यूमरस. इन सब पे क्वेश्चन आए हुए हैं कि मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर कौन सी बोन का होता है न्यूबॉर्न डिलीवरी के वक्त, डिसलोकेशन मोस्ट कॉमन कौन सी होती है न्यूबॉर्न डिलीवरी के वक्त. तो प्रॉक्सिमल ह्यूमरस बोन की डिसलोकेशन सबसे कॉमन होती है. ठीक है. तीसरा कॉज क्या होता है, सिमिलरली डिफिकल्ट लेबर है, तो डिफिकल्ट लेबर में फिर से बच्चे का हाथ खिंच रहा है, तो कंप्रेशन के कारण नर्व इंजरी. तो सी इज नर्व इंजरी. और इस नर्व इंजरी पे क्वेश्चन आया हुआ है, विच इज कॉमन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी, ब्रेकियल प्लेक्सिस. कहाँ की नर्व इंजरी कॉमन है, ब्रेकियल प्लेक्सिस की. और क्या बोलते हैं इसे, अर्ब्स पैल्सी. और ये किस जगह पे कॉमन है, C5 C6. तो ये सब पूरे पे क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्रेकियल प्लेक्सिस कौन सी नर्व इंजरी मोस्ट कॉमन है, ब्रेकियल प्लेक्सिस में ऑप्शन है, या अर्ब्स पैल्सी ऑप्शन है, या फिर C5 C6 रीजन. सेकेंड हमने देख लिया ये यूनिलेटरल हो सकता है. सेकेंड चीज क्या हो सकती है, एब्सेंट. मोरोज रिफ्लेक्स एब्सेंट है, आ ही नहीं रहा. तो ये हो सकता है ब्रेन एनोमलीज में, एनेनकेफेली, जिसमें हम बोलते हैं कि ब्रेन का पार्ट बहुत छोटा होता है या एब्सेंट होते हैं कुछ हिस्से, तो उन केसेस में मोरोज रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है. नेक्स्ट एब्सेंस इसका कहां पे होता है, नेक्स्ट एब्सेंस इसका होता है कट. तो एब्सेंट, एब्सेंट कहाँ हो सकता है, एक जगह होती है, एक टर्म होती है एनेनकेफेली. एनेनकेफेली क्या होता है कि कुछ हिस्सा ब्रेन का एब्सेंट होता है, तो मोरोज रिफ्लेक्स भी हमें एब्सेंट मिलेगा. दूसरा कॉमन कॉज क्या है, HI ग्रेड 3.
जो हमने बात करी थी कि जब बच्चा तुरंत रोता नहीं, ब्रेन डैमेज हो जाती है, बर्थ एस्फिक्सिया हो जाता है, तो बहुत एक्सट्रीम लेवल का बर्थ एस्फिक्सिया होना, बहुत एक्सट्रीम लेवल की ब्रेन में कमी होनी, हाइपोइश्मिक एनकेफेलोपैथी आगे पढ़ेंगे, उसका थर्ड लेवल पे मोरोज रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा। एंड तीसरा हमने पढ़ लिया है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस यानी बियॉन्ड अ टाइम अगर ये परसिस्ट करेगा तो किस में हो सकता है, इन केसेस ऑफ सेरेब्रल पैल्सी। बार बार बात कर रहे हैं हम इस बारे में। तो ये हो गया मोरोज रिफ्लेक्स की इंपॉर्टेंस और क्या होता है मोरोज रिफ्लेक्स। नेक्स्ट हम आते हैं पैराशूट रिफ्लेक्स। पैराशूट रिफ्लेक्स एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। पैराशूट रिफ्लेक्स ये जनरली अपीयर होता है 8 to 10 मंथ्स में और ये परसिस्ट करता है लाइफ लॉन्ग। तो पैराशूट रिफ्लेक्स के बारे में देखते हैं। पैराशूट रिफ्लेक्स एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। कहने का मतलब है कि ये रिफ्लेक्स जरूरी है बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए। पैराशूट रिफ्लेक्स, इस रिफ्लेक्स जनरली जितने भी सारे रिफ्लेक्सेस हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नियोनेटल रिफ्लेक्सेस। यानी जब बच्चा पैदा है शुरुआत में ये रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट हैं। पैराशूट रिफ्लेक्स को हम बोलते हैं इन्फेंटाइल रिफ्लेक्स। तो पैराशूट रिफ्लेक्स हमारा इन्फेंटाइल रिफ्लेक्स है। और ये इन्फेंटाइल रिफ्लेक्स क्यों है, क्योंकि ये अपीयर होता है कब, 8 to 10 मंथ्स में और ये परसिस्ट करता है लाइफ लॉन्ग। ये एक तरह का प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। अगर बच्चे को चलना है तो ये रिफ्लेक्स को आना जरूरी है। जब बच्चे को आगे की तरफ गिराते हैं, छोड़ देते हैं, तो बच्चा चारों हाथ पैर आगे करके बचने की कोशिश करता है पैराशूट की तरह। तो इसलिए इसे बोलते हैं पैराशूट रिफ्लेक्स। तो ये वही एज है जहां पे बच्चा चलना शुरू करता है, कोशिश करता है। तो दिस रिफ्लेक्स इज अ प्री रिक्विजिट टू वॉक। कहने का मतलब है अगर ये रिफ्लेक्स नहीं आएगा तो बच्चा चल नहीं पाएगा, क्योंकि उसे डर लगेगा, गिरेगा, तो कोई प्रोटेक्शन मैकेनिज्म नहीं है। तो दिस इज अ प्री रिक्विजिट टू वॉक। अगर बच्चे को चलना है तो ये रिफ्लेक्स होना जरूरी है। व्हेन डज इट डिसअपियर? नेवर, इट स्टेज लाइफ लॉन्ग। सो विच ऑफ द रिफ्लेक्स विच इज present in the infant and stays lifelong, never disappears? Answer is parachute reflex. But ये जन्म के वक्त प्रेजेंट नहीं होता, ये बात को याद रखना है। लास्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे हैं ऐसे तो। स्टेपिंग रिफ्लेक्स है, जहां पे बच्चे के बेड पे इधर रखेंगे तो बच्चा स्टेप करेगा। बहुत सारे रिफ्लेक्स हैं बट हम इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट रिफ्लेक्स जो इंपॉर्टेंट है, एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स। ये भी अगेन जब बच्चा पैदा होता है तो प्रेजेंट होता है 37 वीक्स पे और डिसअपियर करता है ये बाय 4 to 6 मंथ्स। तो टोनिक नेक रिफ्लेक्स क्या होता है, जिस तरफ बच्चे की गर्दन मोड़ेंगे उसी तरफ का हाथ और पैर एक्सटेंड हो जाएगा और दूसरी तरफ का फ्लेक्स हो जाएगा। सो दिस इज एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स, यानी एक साइड का एक्सटेंशन हुआ है, एक साइड का फ्लेक्शन, इसलिए होता है एसिमेट्रिक। इसका दूसरा नाम क्या है, ये बहुत जरूरी है। अब आपने पोस्चर देखा, जैसे मैं खड़ी हुई हूं तो क्या लग रहा है, बो एंड एरो, तीर कमान चलाते हैं ना, बो एंड एरो। तो एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स का दूसरा नाम है बो एंड एरो रिफ्लेक्स। ये इंपॉर्टेंट है। अब इस रिफ्लेक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, अगर ये रिफ्लेक्स डिसअपियर नहीं होगा तो बच्चा टर्न नहीं कर पाएगा। जैसे ही बच्चा टर्न करेगा हाथ पैर एक्सटेंड हो जाएंगे तो पूरी तरह टर्न ही नहीं कर पाएगा। तो ये रिफ्लेक्स को डिसअपियर होना जरूरी है इफ द चाइल्ड हैज टू डेवलप टर्निंग। So if this reflex disappears, then only child will learn to turn.
टर्न अराउंड ऑन वन साइड। तो ये जनरली हम पढ़ते हैं 5 to 6 मंथ्स पे आता है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्स 5 to 6 मंथ्स पे डिसअपियर होता है ताकि टर्न अराउंड डेवलप हो जाए। बो एंड एरो डिसअपियर 5 to 6 मंथ्स सो दैट चाइल्ड कैन टर्न अराउंड। अदरवाइज जब भी बच्चा मुड़ेगा बेड के ऊपर उसका हाथ पैर एक्सटेंड हो जाएगा, अटक जाएगा। सो दिस हैज टू डिसअपियर टर्न अराउंड डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट हम इनकी पिक्चर्स देखते हैं, कुछ बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स। ये हमने देखा था, कौन सा रिफ्लेक्स है ये? पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स, वेरी नाइस। नेक्स्ट बताइए, माउथ के साइड में रूटिंग, रूटिंग रिफ्लेक्स। ये चला रहा है तीर कमान, क्या था? बो एंड एरो। एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स, ATNR। इधर दिस इज ATNR, एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स। तो इसे बोलते हैं बो एंड एरो रिफ्लेक्स। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, तीर कमान दिख गया। नेक्स्ट मोरोज या स्टार्टल रिफ्लेक्स, इसकी बहुत सारी पिक्चर्स है, बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है, यूनिलेटरल पे क्वेश्चन आया हुआ है। ये कौन सा रिफ्लेक्स है? छोड़ रहे हैं तो हाथ पैर पूरा एक्सपैंड हो गया है पैराशूट की तरह, पैराशूट रिफ्लेक्स, वेरी गुड, इट स्टेज लाइफ लॉन्ग। बार बार रिपीट करेंगे ताकि हमें यहीं पे लर्न हो जाए जो हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ वेट एंड जेस्टेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे बर्थ वेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ठीक है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया व्हेन वी क्लासिफाई एनीथिंग इन अ न्यूबॉर्न। सो बर्थ वेट तो आता है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, बर्थ वेट, लेंथ, हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस? नो, बर्थ वेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। उसके बाद बर्थ वेट हमें कब ले लेना चाहिए? इट शुड बी मेजर्ड विद इन 1 hour ऑफ बर्थ, इट शुड बी मेजर्ड विद इन 1 hour ऑफ बर्थ, ठीक है। बहुत ज्यादा डिले नहीं करना क्योंकि वाटर लॉसेस हो जाएंगे, तो हमें एप्रोप्रिएट बर्थ वेट नहीं आएगा जो एक्चुअल बर्थ वेट है बच्चे का। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो क्लासिफिकेशन में हम 3 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बर्थ वेट, ठीक है, बर्थ वेट कम है ज्यादा है। नेक्स्ट है जेस्टेशनल एज, जेस्टेशनल एज यानी कितने हफ्ते में बच्चा पैदा हुआ है, जल्दी पैदा हुआ है, देर से पैदा हुआ है, 9 महीने पूरे होकर पैदा हुआ है। नेक्स्ट है बोथ बर्थ वेट एंड जेस्टेशनल एज, दोनों का रिलेशन देखेंगे, ठीक है, किस जेस्टेशनल एज पे कितना बर्थ वेट है उसका रिलेशन देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इधर आते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द बर्थ वेट। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द बर्थ वेट में हमारे पास सबसे पहले है लो बर्थ वेट बेबीज। लो बर्थ वेट क्या सब बताएंगे? लेस देन 2.5 kg। कोई भी जेस्टेशन एज हो, बच्चा 40 हफ्ते का है या बच्चा 35 हफ्ते का है, अगर बर्थ वेट इज लेस देन 2.5 kg तो उसे बोलेंगे लो बर्थ वेट, ठीक है, LBW बेबी, लो बर्थ वेट। नेक्स्ट टर्म क्या होती है? इसमें 2 टर्म्स आती हैं इसके बाद, लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। तो नेक्स्ट आती है VLBW, वेरी लो बर्थ वेट वाले। तो इसमें क्या होता है? लेस देन 1.5 kg। जेस्टेशन एज से मतलब नहीं है, अगर बर्थ वेट लेस देन 1.5 kg है तो वेरी लो बर्थ वेट। उसके बाद आता है एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, अगर बर्थ वेट इज लेस देन 1 kg किसी भी एज पे तो इट इज एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। कम की बात हो गई, ज्यादा को क्या बोलते हैं? मैक्रोसोमिया। किसी भी एज पे अगर बच्चे का बर्थ वेट इज मोर देन 4 kg, अगर बच्चे का बर्थ वेट मोर देन 4 kg होता है तो उसे बोलते हैं मैक्रोसोमिया या फिर बिग बेबी। इसमें जेस्टेशनल एज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बर्थ वेट के अकॉर्डिंग है। लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट एंड देन मैक्रोसोमिया। नेक्स्ट आते हैं अकॉर्डिंग टू द जेस्टेशनल एज। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू द जेस्टेशनल एज सबसे पहले हमारे पास आता है कि जेस्टेशनल एज से नॉर्मल है, जितना एज होना चाहिए उतने पे ही पैदा हुआ है।
तो उन्हें बोलते हैं टर्म बेबीज। टर्म को कैसे डिफाइन करेंगे? कंप्लीटेड 37 वीक्स टिल 42 वीक्स को हम बोलते हैं टर्म बेबीज। ठीक है, जितनी एज बच्चे की होनी चाहिए, जितनी उम्र पे पैदा होना चाहिए, उसी जेस्टेशन एज पे बच्चा पैदा हुआ है। नेक्स्ट आती है प्री टर्म बेबीज। तो ऑब्वियसली 37 कंप्लीटेड है, तो एनीथिंग लेस देन 37 वीक्स इज प्री टर्म बेबीज। इसमें भी उन्होंने 3 में डिवाइड कर दिया, वेरी प्री टर्म, मॉडरेट प्री टर्म एंड लेट प्री टर्म। तो क्या क्या डिफाइन किया इन्होंने? 32 टिल लेस देन 34 वीक्स इज वेरी प्री टर्म, 34 सॉरी स्टार्ट। तो वेरी प्री टर्म क्या होते हैं? 28 वीक टू लेस देन 32 वीक्स इज वेरी प्री टर्म, 32 वीक्स से लेस देन 34 वीक्स इज मॉडरेट प्री टर्म एंड 34 वीक्स से लेस देन 37 वीक्स इज लेट प्री टर्म। ठीक है, वेरी मॉडरेट एंड लेट अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बच्चे में जो होती हैं उसके अकॉर्डिंग ने वेरी मॉडरेट एंड लेट में डिवाइड कर दिया है। प्री टर्म हो गया, टर्म हो गया। अब देर से बच्चा पैदा हो रहा है तो उसे क्या बोल देंगे? पोस्ट टर्म बेबीज, टर्म एज के बाद पैदा हुआ है। मोर देन 294 डेज इज पोस्ट टर्म बेबी, यानी मोर देन 42 वीकर इज अ पोस्ट टर्म बेबी। ठीक है, जो 9वें महीने 42 वीक्स के बाद पैदा हो रहा है, पोस्ट टर्म बेबीज। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सपैंडेड न्यू बेलार्ड स्कोरिंग। तो इस पे बहुत बार क्वेश्चंस आया कि बेलार्ड स्कोरिंग क्यों करते हैं? बेलार्ड स्कोरिंग इज डन टू सी द मेच्योरिटी, न्यूबॉर्न की मेच्योरिटी कितनी है। कई बार मदर्स को जेस्टेशनल एज याद नहीं होती, बहुत मदर्स का अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ होता, तो उन्हें नहीं पता होता कि एग्जैक्टली बच्चा प्री टर्म है टर्म है, क्योंकि हम बर्थ वेट के अकॉर्डिंग नहीं जज कर सकते। तो वो क्राइटेरिया हम लगाते हैं एक्सपैंडेड न्यू बेलार्ड स्कोरिंग। पहले बेलार्ड स्कोरिंग था, फिर न्यू बेलार्ड हुआ, करंटली वी यूज एक्सपैंडेड न्यू बेलार्ड स्कोरिंग। तो इसे हम दो तरह से दो क्राइटेरिया में हम इसे नंबर्स देते हैं। तो एक होता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा होता है न्यूरोमस्कुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। न्यूरोमस्कुलर कैरेक्टरिस्टिक्स स्कोरिंग कहाँ से कहाँ तक होती है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। तो स्कोरिंग -10 से 50 तक जाती है। ठीक है, -10 से 50 तक जाती है। किसी भी बच्चे की अगर -10 स्कोरिंग आ रही है तो उसकी जेस्टेशनल एज कितनी होगी? 20 वीक्स। और किसी भी बच्चे की +50 तक पहुंच रही है तो उसकी होगी 44 वीक्स। तो क्वेश्चन आता है कि बेलार्ड स्कोरिंग में हम कहां से कहां तक देख सकते हैं? 20 हफ्ते से लेकर 44 हफ्ते तक के बच्चे देख सकते हैं। स्कोरिंग -10 to 50 होती है। एवरी इंक्रीज इन 5 स्कोर जेस्टेशनल एज इंक्रीजेस बाय 2। तो कहने का मतलब है कि अगर बच्चा 15 -15 अगर बच्चे का है, 5 बढ़ गया ना स्कोर, तो कितना होगा? सॉरी -5 अगर बच्चे का स्कोर है, 5 बढ़ गया तो कितनी होगी? 22 वीक्स, 2 बढ़ जाएगा। 45 हो गया तो 2 कम हो जाएगा, 42 वीक्स। तो बात याद रखनी है कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, न्यूरोमस्कुलर देखते हैं, मैच्योरिटी स्कोरिंग है -10 से +50 तक, 20 to 44 वीक्स। हर 5 स्कोर के साथ 2 हफ्ते इंक्रीज या डिक्रीज हो जाते हैं। इंक्रीज हो रहा है स्कोर तो 2 हफ्ते इंक्रीज हो जाएंगे, डिक्रीज हो रहा है स्कोर तो 2 हफ्ते डिक्रीज हो जाएंगे। अब हम देखते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या क्या है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स? टर्म ये हम लिख रहे हैं प्री टर्म, जो बच्चा छोटा पैदा हुआ है यानी लेस देन 37 वीक्स, और इधर लिख रहे हैं हम टर्म 37 to 42 वीक्स। तो सबसे पहले स्किन,
स्किन क्या होती है, फ्राइबल होती है, बहुत पतली सी स्किन होती है, वेसल्स विजिबल होते हैं, ट्रांसपेरेंट स्किन बोलते हैं, ठीक है। इस बच्चे की स्किन हो जाती है मैच्योर स्किन होती है, पार्चमेंट लाइक, है ना, हल्की उस पे रिंकल्स दिखने लग जाते हैं, पार्चमेंट पेपर होता है ना उसके जैसी स्किन हो जाती है, रिंकल्स विजिबल होने लग जाते हैं। इस वाले बच्चे की बिल्कुल सॉफ्ट पतली सी स्किन, नीचे से वेसल्स दिख रहे हैं, छूने में भी डर लग रहा है, ऐसी स्किन होती है। नेक्स्ट होता है लैनुगो। लैनुगो मतलब जब बच्चा पैदा होता है, जो बहुत सारे बाल होते हैं बच्चे के शरीर पे, उसे बोलते हैं लैनुगो। तो जो प्रीटर्म होता है उसमें लैनुगो होता है अबंडेंट। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है इट डिक्रीजेस, कम लैनुगो मिलता है। नेक्स्ट चीज क्या देखते हैं हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, ईयर एंड आईज। तो क्या होता है, ईयर रिकॉइल देखेंगे या आईज को देखते हैं, तो आईज, इसमें आईज आर शट, ठीक है, बंद होती हैं, आईज चिपकी हुई होती हैं, दे आर स्टिकी। और ईयर को अगर हम ऐसे करके छोड़ेंगे तो हमारा कान तो तुरंत वापस चला जाता है, रिकॉइल क्यों, कार्टिलेज डेवलप हो गया। प्री टर्म में ईयर कार्टिलेज नहीं डेवलप होता, तो ईयर रिकॉइल इज स्लो, ठीक है, धीरे धीरे कान वापस जाएगा। टर्म बेबी में कार्टिलेज इज फुली डेवलप्ड, तो ईयर रिकॉइल इज कंप्लीट, ईयर रिकॉइल इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्या देखते हैं हम, नेक्स्ट चीज हम देखते हैं प्लांटर क्रीसेस, बच्चे के पैर की रेखाएं। तो जो प्रीटर्म बेबी होता है उसमें प्लांटर क्रीसेस या तो एब्सेंट होती हैं या एंटीरियर 1/3 में प्रेजेंट होती हैं, एब्सेंट और प्रेजेंट इन एंटीरियर 1/3 ऑफ द फुट, और इसमें फुली डेवलप्ड पूरे सोल पे होती हैं क्रीसेस, ठीक है, पूरे सोल में क्रीसेस होती हैं। इसकी पिक्चर भी लगाई है मैंने, ये इसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आता है, विच वन इज टर्म या विच वन इज प्री टर्म। टर्म में देखो पूरी क्रीसेस डेवलप्ड है सारी, है ना, इधर देखो एब्सेंट है, देयर आर नो क्रीसेस, या फिर एक सिंगल डीप क्रीज मिलेगी एंटीरियर 1/3 पे। सो दिस इज टर्म एंड प्री टर्म फुट। इसके बाद आते हैं हम ब्रेस्ट बड पे। ब्रेस्ट बड में क्या होता है कि लेस देन 5 मिलीमीटर होती है, इसमें मोर देन 5 मिलीमीटर होती है। जो ब्रेस्ट बड प्रेजेंट होती है प्री टर्म्स में छोटी सी होती है, लेस देन 5 मिलीमीटर, टर्म्स में मोर देन 5 मिलीमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं हम जेनाइटल्स की, इसे हम नेक्स्ट एडिशनल स्लाइड पे देखते हैं। जेनाइटल्स जो होते हैं, फीमेल जेनाइटल लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा, प्रीटर्म एंड टर्म। तो टर्म में क्या होता है, लेबिया मेजोरा जो होता है लेबिया माइनोरा को फुली कवर्ड करता है, सो लेबिया मेजोरा इज विजिबल, लेबिया माइनोरा इज नॉट विजिबल, कवर्स लेबिया माइनोरा कंप्लीटली। एंड इसमें लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा बोथ आर विजिबल, ठीक है, ये हो गया फीमेल की बात। फिर मेल्स में क्या होता है, मेल्स में क्या होता है, अनडिसेंडेड टेस्टिस। टेस्टिस जो प्रीटर्म में होती है एम्प्टी स्क्रोटम मिलता है, टेस्टिस बहुत बार डिसेंड नहीं होती, लाइट कलर्ड होता है स्क्रोटम, उस पे र्यूगे डार्क कलर्ड लाइंस नहीं प्रेजेंट होती। और टर्म बेबीज में क्या होता है कि टेस्टिस आर कंप्लीटली डिसेंडेड एंड द स्क्रोटम इज डार्क विद द प्रेजेंस ऑफ र्यूगे। तो ये फीमेल्स में होता है। मेल्स में क्या होता है, अनडिसेंडेड टेस्टिस, अनडिसेंडेड हो सकती है या अगर लेट प्री टर्म्स है तो पार्शियल, ठीक है, टेस्टिस। उसके बाद स्क्रोटम जो होता है लाइट कलर का होता है, स्क्रोटम लाइट इन कलर, लाइट पिंक इन कलर, एंड र्यूगे एब्सेंट, र्यूगे मतलब जो लाइनें होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। इसमें क्या होता है, टेस्टिस, टर्म बेबीज में टेस्टिस इज कंप्लीटली डिसेंडेड एंड र्यूगे इज प्रेजेंट, ठीक है। इन सब पे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं।
और क्वेश्चंस ऐसे भी आए हैं, ऑल ऑफ आर द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट टर्म बेबीज एक्सेप्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट प्री टर्म बेबीज एक्सेप्ट। तो ध्यान से पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक को। नेक्स्ट हम आते हैं न्यूरोमस्कुलर पे। न्यूरोमस्कुलर टर्म एंड प्री टर्म, इसे हम एक चार्ट की मदद से देखेंगे जो कि मैंने नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, न्यूरोमस्कुलर स्कोरिंग करी हुई है। इस साइड है प्री टर्म, इस साइड है टर्म। जैसे जैसे जा रहा है प्री टर्म से टर्म की तरफ। तो सबसे पहला होता है पोस्चर। जो प्री टर्म बेबी होता है एक्सटेंशन में पड़ा होता है, हाइपोटोनिया होता है। प्री टर्म बेबीज का हाइपोटोनिया, टर्म बेबीज में फ्लेक्शन। ठीक है, तो इधर लिखते हैं प्री टर्म एंड टर्म। पोस्चर कैसा होता है, फ्लेक्शन, उसमें होती है टर्म बेबीज और इसमें होती है एक्सटेंडेड पोस्चर, एक्सटेंशन में पड़ा होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या हम देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं आर्म रिकॉइल। प्रीटर्म हम अपना आर्म में ऐसे करूंगी किसी का तो वापस आ जाएगा, पर प्रीटर्म बेबीज में आर्म रिकॉइल इनकम्प्लीट होता है, ऐसे ऐसे आता है। तो प्रीटर्म बेबीज में आर्म रिकॉइल स्लो एंड इसमें फुली डेवलप्ड टर्म बेबीज में। नेक्स्ट एक साइन देखते हैं हम, स्कार्फ साइन। ऐसे पहनते हैं ना स्कार्फ, तो टर्म बेबीज में तो ये मिडलाइन क्रॉस नहीं कर पाता, प्रीटर्म बेबीज में ये पूरी मिडलाइन क्रॉस कर लेती है। हमारी जो एल्बो है वो पूरी मिडलाइन क्रॉस कर लेती है, तो इसे बोलते हैं स्कार्फ साइन। याद रखेंगे, स्कार्फ ऐसे गले में डाल के ऐसे करते हैं ना, तो हाथ याद रहेगा। तो प्रीटर्म बेबीज में फुली क्रॉस कर लेती है क्योंकि इमेच्योर बोन्स होते हैं, लूज जॉइंट्स होते हैं, एंड टर्म बेबीज में मिडलाइन को एल्बो क्रॉस नहीं कर पाती। तो स्कार्फ साइन इज प्रेजेंट, स्कार्फ साइन इज एब्सेंट। कहने का मतलब है ये जाता है पूरा और नहीं जाता। तो स्कार्फ साइन इज प्रेजेंट इन प्रीटर्म। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रीटर्म में स्कार्फ साइन एब्सेंट होता है या प्रेजेंट, तो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं स्क्वायर विंडो। स्क्वायर विंडो में क्या करते हैं, जो रिस्ट होती है, रिस्ट को पूरा ऐसे बच्चे का टच करने की कोशिश करते हैं। प्रीटर्म बेबीज में ये टच नहीं करता, यहाँ पे डिफरेंस है। प्रीटर्म बेबीज में ये रिस्ट टच नहीं करेगा, टर्म बेबीज में ये टच करेगा। तो स्क्वायर विंडो साइन इज प्रेजेंट ड्यू टू डेवलप्ड रिस्ट बोन्स। रिस्ट बोन्स फुली डेवलप्ड होती हैं, इसी कारण स्क्वायर विंडो साइन प्रेजेंट होता है। जनरली हम सब जगह देखेंगे कि लूज होते हैं जॉइंट्स, हील टू ईयर साइन आएगा कि प्रीटर्म हील ईयर तक लेकर जा सकते हैं, प्रीटर्म्स आर्म रिकॉइल स्लो हो रहा है, मिडलाइन क्रॉस कर पा रहे हैं। बट स्क्वायर विंडो एक अकेला साइन है जो टर्म में प्रेजेंट है, टच कर सकता है, प्रीटर्म में एब्सेंट है। यहीं पे बात कर ली हमने नेक्स्ट साइन की, हील टू ईयर प्रेजेंट एब्सेंट। अपनी हील को कान तक लेकर जा सकते हैं प्रीटर्म्स, टर्म बेबीज नहीं ले जा सकते। हील टू ईयर के बाद जो लास्ट साइन है वो बोलते हैं पोप्लीटियल एंगल। जो पोप्लीटियल एंगल है, जब हील टू ईयर लेके जाएंगे तो यानी पूरा पोप्लीटियल एंगल 180 तक चला गया, तो पोप्लीटियल एंगल इज मोर देन 90 डिग्री इन प्रीटर्म एंड लेस देन 90 डिग्रीज इन टर्म। तो इधर चार्ट में देख लिया, देखो स्क्वायर विंडो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, यहाँ पे कंप्लीटली टच हो गया है टर्म्स में। आर्म रिकॉइल, इधर आर्म हमने लगाया, धीरे 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 वापस आया, धीरे धीरे यहाँ पे पूरा खुल गया टर्म बेबीज में। पोप्लीटियल एंगल पूरा पैर चला गया तो ये 180 बन गया, पर टर्म बेबीज में 90 से कम होता है जनरली। स्कार्फ साइन पूरा मिड लाइन को क्रॉस कर लिया, इसमें भी कर लिया, धीरे 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 मिड लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया, तो स्कार्फ साइन इज प्रेजेंट, स्कार्फ साइन इज एब्सेंट। सिमिलरली हील टू ईयर में भी टच कर लिया हील ईयर तक और इसमें नहीं कर पाया। तो दिस इज इन शॉर्ट। अब ये पिक्चर्स दी हुई है। पहली पिक्चर है स्कार्फ साइन की, देखिए फर्स्ट पिक्चर इज स्कार्फ साइन, सेकेंड पिक्चर किसकी है, स्क्वायर विंडो की, मैंने जो बताई थी स्क्वायर विंडो कि अपने रिस्ट को नीचे टच करने की कोशिश करते हैं तो ये टच हो जाते हैं टर्म में, प्री टर्म में नहीं होता। दिस इज हील टू ईयर्स विच इज प्रेजेंट इन प्री टर्म, एब्सेंट इन टर्म,
एंड दिस इज ईयर रिकॉइल, ये हमने फिजिकल साइंस में पढ़ा था. दिस इज ईयर रिकॉइल, सब पे क्वेश्चन आए हुए हैं पिक्चर बेस्ड, तो ये अच्छे से करेंगे. आगे बढ़ते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट टर्म. अब हमने टर्म और प्री टर्म के पढ़ लिए. पोस्ट टर्म बेबी कैसा दिखता है, जो ज्यादा मेच्योर पैदा हो रहा है बच्चा, वो कैसा दिखता है. सबसे पहले तो जो उसकी स्किन होती है ना, वो उतरने लग जाती है. बहुत बच्चों में आप देखेंगे कि स्किन उतर रही है, उसे बोलते हैं डीस्क्वामेशन. स्किन उतरना, डीस्क्वामेटेड स्किन. सेकंड क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चा पेट में है, एमनियोटिक फ्लूइड, जो बच्चा फ्लूइड जिसमें रहता है वो कम होता रहता है. तो जब वो फ्लूइड कम होता रहेगा, स्किन में रिंकल्स इंक्रीज होंगे. तो प्रेजेंस ऑफ रिंकल्स, रिंकल्ड स्किन. नेक्स्ट क्या दिखता है बच्चे में, बहुत बारी पोस्टम बेबीज पेट में पॉटी कर देते हैं, मेकोनियम पास कर देते हैं, तो उनके जो नेल्स होते हैं, नेल्स, अम्बलाइकल कॉर्ड, उन सब पे ग्रीनिश मेकोनियम टिंज्ड, तो ग्रीन कलर के होते हैं, मेकोनियम टिंज्ड होते हैं. नेक्स्ट, बच्चे के नेल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो बिग नेल्स, क्योंकि पोस्टम है तो बिग नेल्स हो गए. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पोस्टम बेबी. नेक्स्ट आते हैं बर्थ वेट और जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग कोरिलेशन में बच्चे को क्लासिफाई करना. तो सबसे पहले एसजीए बेबी. एसजीए बेबीज होते हैं स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज. स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बेबीज, अगर बच्चे का बर्थ वेट लेस देन 10th परसेंटाइल एट द एक्सपेक्टेड जेस्टेशनल एज, यानी बच्चा फुल टर्म है, 37 वीक का है, बट उसका बर्थ वेट 2 kg है, तो बच्चे की जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग उसका वजन कम है. तो लेस देन 10 परसेंटाइल अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज, इसके लिए हमारे पास चार्ट होते हैं. ठीक है, तो ये वेट और जेस्टेशनल एज का कोरिलेशन है. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एजीए बेबीज, एप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज. एप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज कैसे होते हैं बच्चे, वो बच्चे जिनका वेट 10th और 90th परसेंटाइल के बीच में होता है. सॉरी. नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एलजीए बेबीज, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज, जिनका बर्थ वेट मोर देन 90th परसेंटाइल होता है. एलजीए बेबीज, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज, where birth weight is more than 90th percentile for gestational age. ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई. SGA स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, एप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज. अब हम बात करेंगे स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बेबीज के कॉजेज क्या होते हैं. तो इंडिया में सबसे कॉमन कॉज होता है छोटा बच्चा अपने वजन, उम्र के हिसाब से कम वजन का बच्चा पैदा हुआ है, तो मैटरनल मैलन्यूट्रिशन. इस पे बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है, घुमा फिरा के बहुत क्वेश्चन आए हुए एसजीए बेबीज पे, तो इधर हम इसे हाईलाइट कर लेंगे. मैटरनल मैलन्यूट्रिशन मोस्ट कॉमन कॉज है. ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसजीए बेबीज और आईयूजीआर बेबीज. अब इसमें हम देखेंगे कि आप पूछेंगे कि आईयूजीआर क्या होता है. आईयूजीआर का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन. आईयूजीआर इज इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी बच्चे को पेट, माँ के पेट में जितना बढ़ना चाहिए था वो उधर तक बढ़ नहीं पाया. तो इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बेबीज का एक तरह का टाइप है. तो स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बेबीज 2 तरह के होते हैं. एक तो फिजियोलॉजिकल होते हैं, जिसका मोस्ट कॉमन कॉज है मैटरनल मैलन्यूट्रिशन. आईयूजीआर बेबीज आर पैथोलॉजिकल, मतलब कोई दिक्कत है, बच्चे में कोई दिक्कत है. तो इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन की डिटेल्स पढ़ते हैं. ऐसा दिखता है बेबी, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. सबसे पहले तो ये एसजीए का वेरिएंट है, इट इज अ पैथोलॉजिकल फॉर्म ऑफ स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बेबीज. बात क्लियर हो गई. पैथोलॉजिकल वेरिएंट है एसजीए बेबीज का, तो इट वुड बी लेस देन 10th, बर्थ वेट वुड बी
लेस देन 10th परसेंटाइल फॉर जेस्टेशनल एज। ये बात हमें क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, इन बेबीज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो देखो बहुत सारे लूज स्किन फोल्ड्स दिख रहे हैं, एब्सेंस ऑफ फैट होता है, मंकी फेसेस जैसे सैम के बच्चे दिखते हैं ना, मैल न्यूट्रिशन, एक्यूट मैल न्यूट्रिशन के बच्चे वैसे दिखते हैं ये बेबीज। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, लूज स्किन फोल्ड्स होते हैं इसमें 3 और मोर, ठीक है, 3 और मोर लूज स्किन फोल्ड्स। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है जो इसका हेड सर्कमफ्रेंस होता है वो चेस्ट सर्कमफ्रेंस से ज्यादा होता है। तो ये तो नॉर्मली भी होता है, बट नॉर्मली हेड सर्कमफ्रेंस हमारा एट बर्थ होता है 33 to 35, चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है 31। बट इस केस में हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस इज मोर देन 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी बच्चा पतला है, फैट डिपोजिशन नहीं हुई है, चेस्ट सर्कमफ्रेंस और कम हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन बेबीज के। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दीज बेबीज कैन बी डायग्नोज्ड व्हेन दे आर इन मैटरनल मदर्स स्टमक। तो डायग्नोसिस कैन बी मेड, क्योंकि हमारे पास चार्ट होते हैं प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड जब करते हैं। सो डायग्नोसिस कैन बी मेड बिफोर बर्थ ऑन प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड्स। तो हर अल्ट्रासाउंड का एक चार्ट होता है हमारे पास कि बच्चे का वेट एडिक्वेट उस जेस्टेशनल एज के लिए है या नहीं, स्किन फोल्ड्स दिख सकते हैं। तो डायग्नोसिस कैन बी मेड बिफोर बर्थ, प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड पे आईयूजीआर का डायग्नोसिस आपको मिल सकता है। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आईयूजीआर। आईयूजीआर की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, 2 तरह के आईयूजीआर होते हैं, एसिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक आईयूजीआर। दोनों कैसे होते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं, उसको बोलते हैं पॉन्ड्रल इंडेक्स, ठीक है। पॉन्ड्रल इंडेक्स, इस पे अगेन क्वेश्चन आया है। पॉन्ड्रल इंडेक्स इज यूज्ड टू क्लासिफाई इंट्रायूटेराइन। पॉन्ड्रल इंडेक्स क्या है कि आईयूजीआर बेबीज की क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है। कैलकुलेट कैसे करते हैं, वेट इन ग्राम्स अपॉन लेंथ, लेंथ बोलते हैं ना 2 साल से कम में, लेंथ इन सेंटीमीटर्स का क्यूब इंटू 100। तो वेट इन ग्राम्स इंटू लेंथ इन सेंटीमीटर्स का क्यूब इंटू 100। तो 2 तरह से हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं, सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल। अब आप बोलोगे कुछ बच्चे नॉर्मल भी तो होंगे, हाँ नॉर्मल भी होते हैं। तो अब एसिमेट्रिकल कैसे डिफाइन करेंगे, अगर वैल्यू इज मोर देन 2 देन इट इज सिमेट्रिकल, वैल्यू इज लेस देन 2 देन इट इज एसिमेट्रिकल, इफ द वैल्यू इज बिटवीन 2 to 2.5 इट इज जनरली नॉर्मल। तो सिमेट्रिकल होते हैं लेस देन, सिमेट्रिकल होते हैं मोर देन 2, एसिमेट्रिकल होते हैं लेस देन 2 एंड नॉर्मल होते हैं 2 to 2.5 के बीच में। बच्चे देखो कैसे दिख रहा है, तो ये भी आ सकता है आइडेंटिफाई में, आइडेंटिफाई द न्यूनेट। इसमें हम क्विकली थोड़े से डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं जिनके ऊपर भी अगेन क्वेश्चन आया हुआ है, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। तो फीचर्स, सिमेट्रिकल आईयूजीआर, सिमेट्री का मतलब पूरा शरीर एक साथ। तो सिमेट्रिकल आईयूजीआर जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलते हैं। कॉज इनका जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये बच्चे कम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो कॉज जनरली फीटल कॉजेज होते हैं, फीटल कॉजेज यानी फीटल इन्फेक्शन हो गया, ट्विन प्रेगनेंसीज हैं, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन हो गया, तो फीटल कॉजेज होते हैं। पूरी बॉडी इक्वली इफेक्टेड होती है, हेड सर्कमफ्रेंस, लेंथ एंड वेट इक्वली इफेक्टेड होता है, तीनों चीजें इक्वली इफेक्ट होती है। ब्रेन भी इफेक्ट होता है, सो देयर इज नो ब्रेन स्पेयरिंग, क्योंकि शुरू में एम्ब्रियोजेनेसिस का पीरियड होता है। अगर उस पीरियड में ग्रोथ इफेक्ट हो जाए तो नॉर्मल ऑर्गन्स भी इफेक्ट होंगे, ब्रेन भी इफेक्ट होगा। सो देयर इज नो ब्रेन स्पेयरिंग, हेड लेंथ एंड वेट इक्वली इफेक्ट होते हैं, इक्वली इफेक्टेड, ठीक है। एंड फीटल कॉजेज होते हैं मेनली। अब एसिमेट्रिकल आईयूजीआर लेट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर।
तो सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में हो रहा है, कॉजेज क्या है, मैटरनल कॉजेज। अभी हम आगे देखेंगे कि क्या क्या है फीटल कॉजेज और क्या क्या है मैटरनल कॉजेज। तो मैटरनल कॉजेज होते हैं यानी मैटरनल हाइपरटेंशन हो रही है, जेस्टेशनल डायबिटीज हो रही है, प्री एक्लेम्सिया है, तो इन सब में इफेक्ट होंगे। अब इधर होती है ब्रेन स्पेयरिंग, ओनली वेट एंड लेंथ आर इफेक्टेड, हेड सर्कमफ्रेंस इज नॉर्मल। ठीक है, वेट लेंथ इफेक्टेड होता है, हेड सर्कमफ्रेंस नॉर्मल होता है। हेड सर्कमफ्रेंस नॉर्मल है तो यानी ब्रेन स्पेयरिंग हो जाती है। तो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ब्रेन स्पेयरिंग इज प्रेजेंट इन विच काइंड ऑफ आईयूजीआर, तो उसका आंसर है एसिमेट्रिकल आईयूजीआर। वर्ड एसिमेट्रिकल याद रखेंगे, एब्सेंट, ब्रेन इज नॉट इफेक्टेड, लेट हो रहा है, जब ब्रेन की ग्रोथ हो चुकी है, सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में हो रहा है, मैटरनल कॉजेज होते हैं, ब्रेन इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ब्रेन स्पेयरिंग इज प्रेजेंट इन एसिमेट्रिकल आईयूजीआर। इसके बीच में हम कॉजेज पढ़ लेते हैं, कॉजेज क्या क्या होते हैं आईयूजीआर के, इस पे भी क्योंकि अगेन आपका क्वेश्चन आया हुआ है आईयूजीआर के कॉजेज। इसमें कुछ लोगों ने एसजीए के कॉजेज करके पूछा हुआ है। तो फर्स्टली होते हैं मैटरनल कॉजेज। मैटरनल कॉजेज में क्या क्या आ सकता है, एज मम्मी की लेस है, लेस देन 18 ईयर्स है या मोर देन 40 ईयर्स है, शॉर्ट हाइट है, लेस प्री कंसेप्शन वेट, बहुत कम वजन की है। ठीक है, 18 साल से ऊपर की है, 40 साल से कम है, प्री कंसेप्शन वेट कम है, हाइट कम है। नेक्स्ट क्या है, मैटरनल मैल न्यूट्रिशन, जिसे हमने हाईलाइट कर लिया था पहले, इधर भी याद कर लेते हैं कि मैटरनल मैल न्यूट्रिशन आईयूजीआर या एसडीए का सबसे कॉमन कॉज है, मोस्ट कॉमन। नेक्स्ट क्या है, अल्कोहल, मैटरनल अल्कोहल, स्मोकिंग या नारकोटिक की नारकोटिक्स ले रही है मदर, तो इस पे क्वेश्चन किस प्रकार आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है इफ द मदर इज टेकिंग अल्कोहल सो व्हाट काइंड ऑफ बेबी इज बोर्न, एलजीए, एसजीए, एजीए, प्रीटर्म, आंसर वुड बी एसजीए बेबीज। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि मैटरनल हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, क्रॉनिक डिजीजेस की हिस्ट्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जब बच्चा पेट में है उस वक्त मदर को दिक्कत हो गई, प्री एक्लेम्सिया। फिर नेक्स्ट कॉजेज हमारे पास आ जाते हैं इन्फेंट कॉजेज, फीटल कॉजेज ऑफ आईयूजीआर। इसमें हमारा आ जाता है ट्विन प्रेगनेंसीज हैं, देन देयर आर फ्यू सिंड्रोम्स, सिंड्रोमिक बेबी है। नेक्स्ट, अगर फीटल इन्फेक्शंस हुए हैं, जब बच्चा पेट में होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में टॉर्च इन्फेक्शन होते हैं, तो फीटल इन्फेक्शंस हुए हैं, तो इन सब केसेस में दीज आर द फीटल कॉजेज। तो ये कॉमन कॉजेज हैं, ये याद रखने हैं, मैटरनल कॉजेज, फीटल कॉजेज। नाउ दिस इज अ वेरी क्यूट लुकिंग बेबी, मोटू सा बेबी है, एलजीए बेबी है। एलजीए बेबी का यानी मतलब क्या है, मोर देन, बर्थ वेट इज मोर देन 98th सेंटाइल एट गिवन जेस्टेशनल एज। अब कॉमन कॉजेज आ जाते हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल, माँ बाप मोटे हैं, बच्चा मोटा है, फिजियोलॉजिकल, तो ए इज फिजियोलॉजिकल। नेक्स्ट कॉमन कॉज क्या है, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, जनरली ज्यादा वेट का होता है वो बच्चा, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर्स। थर्ड इंपॉर्टेंट कॉज जो हम इधर पढ़ेंगे इज सोटोज सिंड्रोम। सोटोज सिंड्रोम को सिरेब्रल जाइजेंटिज्म भी बोलते हैं। इसका पहले भी नाम आया था, हमारे पिछले 2-3 लेक्चर्स पहले हमने देखा था, नेटल टीथ प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो सोटोज सिंड्रोम या सिरेब्रल जाइजेंटिज्म, तो इसमें भी बच्चा बड़ा पैदा होता है। और लास्ट कॉज है हमारा बेकविथ विनबिन सिंड्रोम। इसका थोड़ा सा इधर ही देख लेते हैं क्योंकि आगे इस पे कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो इसकी पिक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगी। बेकविथ विनबिन सिंड्रोम क्या होता है, बच्चा बड़ा पैदा होता है बट बच्चे की एक ही साइड बड़ी होती है, हेमी हाइपरट्रोफी, बेकविथ विनबिन सिंड्रोम।
हर क्लास में थोड़े थोड़े सिंड्रोम्स पढ़ेंगे तो धीरे धीरे इंपॉर्टेंट सिंड्रोम्स याद हो जाएंगे। तो इसमें क्या होती है, हेमी हाइपरट्रोफी। हेमी हाइपरट्रोफी का मतलब है कि बच्चे का एक ही साइड बड़ा है, यानी अगर ये बेबी है तो दिस साइड इज वेरी बिग कंपेयर्ड टू दिस साइड, अगेन दिस साइड इज नॉर्मल। तो हेमी हाइपरट्रोफी, एक ही साइड बड़ा है एक साइड नॉर्मल है। क्वेश्चन क्या आता है, इट इज एसोसिएटेड विद विच ट्यूमर। अगर हमें बेकविथ विडमैन सिंड्रोम मिल रहा है तो वी हैव टू रूल आउट विल्म्स ट्यूमर। विल्म्स ट्यूमर हमें रूल आउट करना है। तो इधर हमारा हो गया बेकविथ हेमी हाइपरट्रोफी एंड बेकविथ विडमैन सिंड्रोम में विल्म्स ट्यूमर कॉमनली एसोसिएटेड होता है। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड। नेक्स्ट आते हैं हाई रिस्क इन्फेंट्स। हाई रिस्क इन्फेंट्स वो इन्फेंट्स है जिनका ज्यादा रिस्क है मोर्टालिटी, मरने का या बीमार होने का, एज कंपेयर टू द नॉर्मल न्यूबॉर्न्स। तो इसमें फिजिशियंस को राउंड पे ज्यादा ध्यान रखना है। अगेन जो हमने IUGR के कॉजेज पढ़े थे वही सारे मैटरनल कॉजेज हैं इसके अंदर एंड वही सारे फीटल कॉजेज हैं इसके अंदर। फीटल कॉजेज में और सेपरेट कॉजेज क्या आ जाएंगे, IUGR, ठीक है, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर। नेक्स्ट आ जाएगा SGA बेबी, छोटा बेबी, LGA बेबी, बड़ा बेबी, प्रीटर्म बेबी, बर्थ एस्फिक्सिया। तो इसमें इसमें क्वेश्चन सिर्फ ऐसे आया है, विच ऑफ दी बेबीज आर हाई रिस्क, या राउंड पे सिस्टर को किन बेबीज का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो अगर मैटरनल कॉजेज दिए हुए तो मैटरनल कॉजेज में से वो कॉजेज टिक कर देना जो हमने पढ़े, या फिर ये फीटल कॉजेज हैं। क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से। ऑल आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टर्म बेबीज एक्सेप्ट वेल कर्व पिन्ना रीचिंग अप टू द पेरिफेरी, ट्रू, ये है कैरेक्टरिस्टिक। नो डीप सोल क्रीसेस, दिस इज द आंसर। क्यों, हमने पढ़ा है कि डीप क्रीसेस होती हैं इन टर्म बेबीज और प्रीटर्म बेबीज में नहीं होती। स्क्रॉटल सैक पिगमेंटेड होता है, पेंडुलस होता है, भरा हुआ होता है, यस। सिल्की हेयर होते हैं जिसमें इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स हम मेकआउट कर सकते हैं, ट्रू। जो प्रीटर्म बेबीज होता है उसके चिपके हुए बाल होते हैं, शरीर से चिपके हुए बाल होते हैं। न्यूबॉर्न स्किन में स्टिकी मटेरियल जिससे कवर करता है इसे क्या बोलते हैं, मंगोलियन स्पॉट नहीं, ये ब्लू ब्लैक स्पॉट था, सेक्रल रीजन पे पहले पढ़ा था, नो। लैनुगो हमने पढ़ा पहले कि हेयर होते हैं, नो। मीलिया छोटे छोटे वाइट रिटेंशन सिस्ट होते हैं नोज पे, नो। द आंसर इज वर्निक्स कैजियोसा, इसे वर्निक्स कैजियोसा बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं SG और LGA बेबीज में पॉलीसाइथीमिया क्यों होता है। तो जनरल कॉज ऑफ पॉलीसाइथीमिया इन LGA SGA बेबीज इज हाइपोक्सिया, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से होगा। पॉलीसाइथीमिया का मतलब रेड ब्लड सेल बढ़ जाना, तो जब भी हाइपोक्सिया होगा ब्रेन में तो ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करने के लिए रेड ब्लड सेल्स बढ़ जाएंगे। तो दिस इज वन ऑफ द कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ SGA LGA बेबी। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोथर्मिया की वजह से रेड सेल प्रोडक्शन नहीं बढ़ती, हाइपोक्सिया की वजह से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्रायोरिटी while caring for a newly developed term neonate diagnosed with SGA। तो SGA बेबीज में कॉमन प्रॉब्लम्स होती है, बर्थ एस्फिक्सिया होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, पॉलीसाइथीमिया होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, नो इट इज नॉट एसोसिएटेड। बर्थ एस्फिक्सिया, यस, बर्थ एस्फिक्सिया इज एसोसिएटेड विद स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। persistent pulmonary hypertension, no, this is also not associated, plus hyperglycemia, no, hypoglycemia is associated। तो इसका आंसर होएगा बर्थ एस्फिक्सिया। नेक्स्ट हम आते हैं बेबिंस्की रिफ्लेक्स। एक रिफ्लेक्स हमने नहीं पढ़ा था जिसे बोलते हैं बेबिंस्की इन विच डायरेक्शन। बेबिंस्की रिफ्लेक्स सबसे पहले होता क्या है, जब हम एडल्ट में एग्जामिन करते हैं सो वी स्टिमुलेट, इधर से लेके इधर तक हम अपने स्पैचुला का कोई भी सेमी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं तो हम बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन इज नॉर्मल। सारी जो टो फिंगर्स हैं वो फ्लेक्स करेंगी और आपस में जुड़ जाएंगी। अगर फैनिंग ऑफ द टोज और एक्सटेंशन होता है यानी प्लांटर एक्सटेंशन या डॉर्सी फ्लेक्शन, पैर के इस हिस्से को डॉर्सी बोलते हैं, इसे प्लांटर बोलते हैं, तो प्लांटर फ्लेक्शन इज नॉर्मल सिनारियो। बट अगर प्लांटर एक्सटेंशन या डॉर्सी फ्लेक्शन हो रहा है और फैनिंग ऑफ द फिंगर्स हो रही है तो एडल्ट्स में हम बोलते हैं दिस इज बेबिंस्की पॉजिटिव, दिस इज नोन एज बेबिंस्की साइन। पर एडल्ट्स में अगर ये पॉजिटिव होता है तो दिस इज एन एबनॉर्मैलिटी, CNS एबनॉर्मैलिटी है कोई।
बट ये याद रखना है बेबीज में अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर बेबिंस्की साइन इज नॉर्मल, बेबिंस्की रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है अप टू 1 ईयर ऑफ बेबी में और कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं होती। तो बेबिंस्की में क्या होता है, डॉर्सी फ्लेक्शन एंड फैनिंग ऑफ द टोज। तो आंसर इज डॉर्सी फ्लेक्शन। डॉर्सी, इधर एक ऑप्शन है डॉर्सी एक्सटेंशन और एक है डॉर्सी फ्लेक्शन। तो डॉर्सी फ्लेक्शन होता है, फैनिंग एंड डॉर्सी फ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द लास्ट न्यूनेटल रिफ्लेक्स टू डिसअपियर, ये हमने नहीं बताया, इज द प्लांटर ग्रास्प। ग्रास्प रिफ्लेक्स हमने बताया था पामर, इसी तरह प्लांटर ग्रास्प होती है। तो प्लांटर ग्रास्प इज द लास्ट टू डिसअपियर। ठीक है, ये जनरली डिसअपियर होती है बाय 9 to 10 months। सो दिस इज द आंसर। मोरोज हो जाता है 4 to 5 months में, ग्रास्प 2 to 3 months, ये 3 to 4 months। तो लास्ट टू डिसअपियर इज प्लांटर। अब ऐसे कौन से रिफ्लेक्सेस होते हैं जो न्यूबॉर्न में प्रेजेंट होते हैं और एडल्टहुड तक जाते हैं? तो पहले हम एक बार ऊपर से देख लेते हैं। रूटिंग तो नहीं जाता, तो ये आंसर नहीं है। इसमें कुछ नहीं मिल रहा हमें, इसमें भी अगेन रूटिंग नहीं जाता, तो ये आंसर नहीं है। स्टेपिंग रिफ्लेक्स की हमने बात करी थी, ये भी बर्थ पे प्रेजेंट होता है, लेटर ऑन डिसअपियर हो जाता है। तो आंसर इज बी। आंखें बचपन में भी करता है टिमटिम, बड़े होकर भी करता है, खांसी भी करता है, स्नीजिंग भी करता है। ये चारों चीजें बचपन से बच्चा करता है, बड़े होते तक करता है। गैग रिफ्लेक्स भी प्रेजेंट होता है। हम कहते हैं ना कि जब भी सक्शन करो तो पहले माउथ को करते हैं फिर नोज को करते हैं टू प्रिवेंट दी गैग रिफ्लेक्स। लास्ट क्वेश्चन फॉर असेसिंग जेस्टेशनल एज ऑफ प्रीटर्म द नर्स शुड असेस। हमने पढ़ा था प्रीटर्म में बेलार्ड, न्यू बेलार्ड, एक्सपैंडेड न्यू बेलार्ड स्कोरिंग करते हैं, तो उसके क्या क्या पार्ट्स हैं? रिफ्लेक्स, स्टेबिलिटी और हेड टू टो लेंथ तो नहीं है। पामर क्रीज और ब्रेस्ट बड दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। आंसर क्या है? आंसर इज ब्रेस्ट बड, क्योंकि याद रखेंगे पामर क्रीज नहीं थी, ये कंफ्यूजन के लिए है, प्लांटर क्रीज थी। प्लांटर क्रीज एब्सेंट और इन द एंटीरियर 1/3, तो ये आंसर है। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं, सारी याद रखेंगे। पहले रिफ्लेक्सेस के बारे में पढ़ा, उसमें मोरोज रिफ्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। गोइंग ऑन टू क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वेट, एज, जेस्टेशनल एज एंड कंबाइन। वेट के अकॉर्डिंग क्या क्या बोला था हमने? बहुत छोटा बच्चा लो बर्थ, वेरी लो बर्थ, एक्सट्रीमली लो बर्थ, मैक्रोसोमिया। एज के अकॉर्डिंग हमने बोला प्री टर्म, टर्म, पोस्ट टर्म। उसके बाद दोनों को कंबाइन करके हमने बोला LGA, SGA एंड AGA बेबी, लार्ज, स्मॉल एंड एप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज। फिर हमने IUGR के बारे में जाना, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, और उसकी क्लासिफिकेशन इनटू सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक, एंड फाइनली वी लर्नड अबाउट हाई रिस्क बेबीज। तो ये याद रखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जल्दी से इस चैप्टर को पढ़ के सॉल्व करिए। कोई भी डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू, टेक केयर।